राजनीति, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सबसे परिवर्तनशील जो विषय है या जो पेपर है आपके पॉलिटिकल साइंस के तीनों ईयर्स में अगर बात की जाए तो सेकंड ईयर का एक पेपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक वो, और दूसरा जो सबसे परिवर्तनशील चेंजेबल जो सब्जेक्ट है या पेपर है वो आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पेपर है उसका जो थर्ड यूनिट का जो एक टॉपिक आता है वो आता है सुरक्षा परिषद में सुधार। सुरक्षा परिषद में सुधार, हम यूएन की बात नहीं कर रहे हैं, यूएन में भी सुधार चाहते हैं, लेकिन अभी हम टॉपिक जो आ रहा है वो है सुरक्षा परिषद में सुधार। और वो कैसे? स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, परिवर्तन भी नहीं कर रहे हम, कम कर दिया जाए, स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। परिवर्तन शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया है, परिवर्तन तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा को भी परिवर्तन कह सकते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है यहाँ पर जो स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उन सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। आवश्यकता देखें आप, इसकी नेसेसिटी क्या है। अगर मैं बात करूं कि अगर स्थायी सदस्य होते या आप अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में अगर शामिल होते तो आप कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो पावर्स हैं, वो पावर कहीं ना कहीं इफेक्ट होती, या फिर जितना ज़्यादा स्थायी सदस्यों का संख्या में बढ़ावा मिलेगा या बढ़ोतरी होगी उतना ही अन्य सदस्यों की संख्या में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 5 स्थायी राष्ट्रों के प्रभुत्व में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा वो तो नहीं होने देंगे। तो हमें क्या आवश्यकता है, पहली बात तो देखें कि एक तो सुरक्षा परिषद का निर्माण हुए, सुरक्षा परिषद का निर्माण हुए या इस संस्था को कार्य करते हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये प्रासंगिकता को बनाए जाना अपने आप में चैलेंजेबल है, और ये प्रासंगिकता किससे बनी रहेगी? परिवर्तन के द्वारा। यानी आप परिवर्तन कीजिए इसमें तो ये प्रासंगिक रहेगी, अन्यथा कभी ना कभी कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे जिस राष्ट्र संघ समाप्त हुआ था, हो सकता है यूएनओ के प्रति भी लोगों में एक प्रकार की उदासीनता आ जाए। तो पहला कारण तो क्या है कि निर्माण हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 75 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा बात है कि जो सुधार या परिवर्तन की जो मांग है, सुधार या परिवर्तन की जो मांग है वो आज के समयानुकूल है। इसका मतलब है कि आज समय ये मांग कर रहा है, आज ये परिस्थितियां ऐसा निर्माण कर रही हैं कि आज इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। वो परिस्थितियां क्या हैं? उस समय की परिस्थितियों से तुलना करें तो देखें कि जब सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ था, उस समय जब सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ, उस निर्माण के समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव था। प्रभाव कैसे था मैं बता दूं आपको। देखो ना, तो उसमें जापान को शामिल किया गया, न जर्मनी को,
न इटली को और न ही उनके किसी समर्थक को। ठीक है, क्योंकि ये धुरी राष्ट्र थे या आक्रमणकारी राष्ट्र थे, साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, तो ठीक था भाई इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने का काम किया था। ठीक है, तो वहाँ उनका प्रभाव था, और जिनको शामिल किया गया वो एक तरह से सहयोगी थे, तो उस सहयोग को इन्होंने और प्रगाढ़ कर दिया। हालांकि चीन को बदलाव आया 1949 से 1971-72 के अंतर्गत रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, ये राष्ट्र आपस में कहीं ना कहीं सहयोगी थे, तो इन्होंने अपने उस सहयोग का फायदा उठाते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट निश्चित कर ली। विश्व को अपने प्रभाव में लेने का एक माध्यम या एक साधन इन्होंने चुन लिया, और उस साधन के आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कर दी, और उसमें स्थायी सदस्य बन गए हम। यानी करता धरता भी हम, लाभ पाने वाले भी हम, और नाम किसका हो गया? विश्व शांति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो ये स्थायी राष्ट्र बन गए। तो कई लोगों ने इस बात का विरोध किया है अभी भी कि वर्तमान में ऐसा कोई, तो देखो वर्तमान में जो समयानुकूल की बात करें, वर्तमान में ऐसा कोई डर नहीं है। भय या असुरक्षा का वातावरण नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भय नहीं है जिसके कारण मानवता को या अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को कोई खतरा हो। मैं कह रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा, ऐसा नहीं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, यूएन बन गया, सिक्योरिटी काउंसिल बन गई, तो यानी वो जो छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे विवाद या किस तरह के विवाद हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा भय नहीं है जिस तरह का भय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई डर नहीं है। ठीक है, दूसरा कारण, वर्तमान में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो विकास कर रहे हैं या विकसित हैं, विकसित या विकासशील हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ठाले नहीं बैठेंगे, ये भी चाहते हैं कि अब विश्व जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमारा भी योगदान होना चाहिए, या हमारी जो पहचान बनी है, एक तो ये पुरानी पहचान, जापान देखो बदल गया है बिल्कुल, ठीक है, जर्मनी भी बदल गया है, आज इटली को कोई नहीं पूछता है, इटली के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं ये भी चाहती हैं कि हम विश्व व्यवस्था में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें, और ये स्वाभाविक चीज़ भी है, इन्होंने इसको मांग नहीं रख दी कि जिसको पूर्ण करना असंभव हो जाए। तो यहाँ बात करें कि ये पहचान रखते हैं, और इस पहचान को वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए मांग भी कर रहे हैं कि हमें इस तरह का आप संरक्षण दीजिए। ठीक है, तो देखें और कारण है जिनकी बात कर लेते हैं, समय अनुकूल मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि परिवर्तन हमेशा जरूरी होता है। आप फिक्स, हमारा संविधान ही देख लीजिए, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जबकि अच्छा विशाल है जो भी है। अभी फ्रांस के राष्ट्रगान में परिवर्तन हुए हैं, और बता दो, ठीक है, तो और वो कारण भी नहीं है जो उस समय कारण थे, जिसके कारण इनकी संख्या 5 ही रखी गई थी। ठीक है, आज कई नई व्यवस्थाएं भी जन्म ले रही हैं या अपना प्रभाव छोड़ने की ओर हैं। आगे देखें अब,
आगे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि आज सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्यों में नहीं है। ठीक है, अमेरिका कहाँ से आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। चीन एशिया से। ठीक है, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये तीनों कहाँ से आते हैं? यूरोप से। अब कौन बच गए? एक तो ऑस्ट्रेलिया बचा, अफ्रीका महाद्वीप बच गया और बच गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो चलो अकेला ही राष्ट्र है तो कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका ये मांग कर रहा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील ये मांग कर रहा है। और एशिया की बात करते हैं अगर, एशिया जो कि 60% पॉपुलेशन रखता है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप की है, वहाँ एक राष्ट्र को प्रतिनिधित्व देना न्यायोचित नहीं है। तो यहाँ पर जापान ये मांग कर रहा है और भारत ये मांग कर रहा है। यूरोप में जर्मनी, ये मांग कर रहा है। तो ये देखिए आप ये और ये सब, ये पांचों राष्ट्र ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका में परिवर्तन चाहते हैं। और ये परिवर्तन इस आधार पर नहीं, कोई दादागिरी नहीं है, ये अपने प्रदर्शन के आधार पर, अपने पुराने इतिहास के आधार पर ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आवश्यकता है और आवश्यकता उचित है, इसलिए यूएन कई राष्ट्रों ने इनका समर्थन किया है। देखो भारत का तो रूस ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, अमेरिका भी कह रहा है, लेकिन ये विरोध करता है यहाँ पर चीन। ठीक है, तो ये समर्थन जुटा रहे हैं। ये जो कई स्थायी राष्ट्र हैं वो भी इस बात का समर्थन करते हैं, खासकर रूस बात करता है भारत के समर्थन में। तो हम बात करेंगे भारत के पक्ष में ही, लेकिन हम पहले इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि ये मांग कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक ठीक है, क्या इसको समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसकी चर्चा करते हुए हमने देखा कि ये जो राष्ट्र हैं, इनके अलावा ये राष्ट्र हैं, ये महाद्वीप हैं। विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट है अफ्रीका में तो, लेकिन वहाँ से एक भी राष्ट्र यूएन में स्थायी तौर पर शामिल नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, हालांकि 15 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं। ये अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं, इनको बांटा गया इस आधार पर, लेकिन आप जानते हैं कि वीटो पावर के बिना किसी भी तरह से प्रभावी नहीं रहा जा सकता सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत। तो इसलिए ये आवश्यकता पड़ रही है कि इन सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्यों में होना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। इसलिए आवश्यकता पड़ रही है सुरक्षा परिषद का विस्तार करने की, उसमें परिवर्तन करने की। एक बड़े वर्ग को मिले, जनसंख्या को भी मिले और क्षेत्रफल के आधार पर भी और महाद्वीपों के आधार पर भी एक बड़ी संस्था का निर्धारण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम इसमें देखने वाले हैं, ये इनका आधार हो गया। अब जो आगे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। आवश्यकता मैंने बताई, तो भारत के संदर्भ में
सुरक्षा परिषद का विस्तार। स्थायी सदस्यों का विस्तार। अब देखो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत के पक्ष में क्या क्या कारण है, भारत के पक्ष में तर्क या कारण, तो उनमें पहला कारण तो ये आता है प्राचीन व्यवस्थाएं या बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, पृष्ठभूमि, भारत की पृष्ठभूमि या दर्शन, भारत का दर्शन कैसा है, सोच। दूसरा आता है वर्तमान समय में, यह आता है हमारा कुशल नेतृत्व, ठीक है। तीसरा आता है सुरक्षा परिषद में भारत का प्रदर्शन, सुरक्षा परिषद में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। चौथी बात आती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की भूमिका। अब ये देखो दो तरह से हम इसको ध्यान करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन के जो संगठन है उनके बारे में, उनमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, या भारत ने वहाँ किस तरह से परफॉर्म किया, या भारत ने अपने आप को वहाँ कैसे स्थापित किया, ठीक है। सुरक्षा परिषद तो अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इसकी स्थायी सीट हमको चाहिए। और नॉन यूएन जो संगठन है, नॉन यूएन जो संगठन है उनकी चर्चा करेंगे, उनमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है। एक और भारत के पक्ष में जो बात रहेगी वो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक विवादास्पद मुद्दे की बात करेंगे जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि भारत योग्य है या नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भारत के पास बहुत है हर तरह के। या यहाँ हम कह देंगे कि जो यूएन चार्टर जो है उसके समर्थन में, यूएन चार्टर समर्थित विचारधारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के प्रति दर्शन और यूएन चार्टर समर्थित जो दर्शन है, यानी हम यूएन के साथ हमारी कहाँ कहाँ समानता है, या हम यूएन के साथ किस तरह से कोऑपरेट करते हैं उन मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ हमें ये पता लगेगा कि भारत सुरक्षा परिषद में बैठने या इसका सदस्य बनने के योग्य है या नहीं। जब आप इन सब बिंदुओं की चर्चा कर लेंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले पृष्ठभूमि में चलें जो भारत के पक्ष में है।
तो देखें पृष्ठभूमि की तरफ चल रहे थे हम, मुझे अचानक से ध्यान आया कि संगठन हैं अभी कुछ परिवर्तित हुए हैं, तो उनकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखें आप, जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो भारत का दर्शन है या आप जो पृष्ठभूमि है उसकी अगर बात करते हैं तो भारत प्राचीन काल से ही, ये पहले भी हमने बात की है तो वो यहाँ भी काम आती है। प्राचीन काल से भारत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का या उसकी विचारधारा का पालन करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हम शामिल हुए थे 30 अक्टूबर 1945 को, तो उससे पहले भी ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत भी, जबकि ब्रिटिशर्स जानते हैं हमने मतलब भारत ने अपने एक तो पड़ोसी राष्ट्रों की जो हमसे ही निकले, सहायता की थी। मैं अब यहाँ भारत नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत से ही हम लोग क्या है, दूसरे राष्ट्रों की मदद करने में आगे रहे हैं। चाहे वो ईरानियों से मदद हो, मिस्रवासियों के समकालीन हो, यानी जो हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन प्राचीन सभ्यताओं के समय में भी हमने शांतिपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया, और वो थे व्यापारिक संबंधों पर। हमारे जो प्राचीन संबंध है वो व्यापारिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है और राजनीतिक भी है। और हमने उनका प्रचार भी किया है, जिसमें है अहिंसा, सहयोग, समर्पण, नैतिकता, मूल्य सापेक्षता। तो इन मूल्यों पर विश्वास करते हुए हमने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विकसित करने का प्रयास किया था। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं और इस तरह की बातों का भारत के द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है। तो ये आज से ही नहीं है भारत ऐसा, यूएन में स्थायी सीट पाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया है। हमने यूएन की स्थायी सीट को पाने का प्रयास तो अब किया है जब हमको लगता है कि हम इसके कैपेबल हैं, नहीं तो हमने चाइना को ये सीट दान कर दी थी। अब ये देखिए, हमने चाइना को ये सीट डोनेट कर दी थी, हमें बनाया जा रहा था लेकिन हमने बनने से इनकार किया और हमने किसको आगे कर दिया, चाइना को। ठीक है, चाइना हमारे एहसान को चाहे भूल जाए, चाहे वो चारे और छड़ी की नीति का पालन करे, लेकिन हमने अपने इतिहास अगर हम आज़ादी से पूर्व का भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये व्यवस्था रही है कि हमने अपने शत्रुओं को माफ़ करने की नीति का पालन किया है। चाहे आप मोहम्मद गौरी के पास के रूप में चले जाएं, सांगा के रूप में चले जाएं या किसी अन्य रूप में आप चले जाएं, तो हमारा जो दर्शन है वो दर्शन इन मूल्यों पर काम करने का रहा है। वीरता या कायरता की बात नहीं कर रहे हम क्षमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्षमा। तो यहीं से हमारी भूमिका मजबूत होती जाती है। आज भी ब्रिटिशर्स के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारा समर्थक है, कई मामलों में हो सकता है हमारे पीछे पड़ जाता हो, हमारी बुराई करता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जैसी व्यवस्था हमने उसके साथ बना रखी थी पहले, ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, तो आज़ादी के बाद भी आज भी हम राष्ट्रमंडल में जुड़े हुए हैं, जिसका मुखिया इनडायरेक्टली किसको माना गया है, मिस्टर
मतलब ब्रिटेन की साम्राज्य को उसका मुखिया माना जाता है, उसमें आज भी हम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे प्राचीन संबंधों को विकसित करने की जो कला है, उस कला का ही परिणाम है कि जो एक बार भारत के साथ संबंध बनाता है वो ताउम्र आजीवन उन संबंधों को भुला नहीं सकता। कुछ एक अपवाद छोड़ दिए जाएं, कुछ लोग अपवादों की ओर तरफ जाएंगे, तो मैं उन अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमसे ही निकले हैं तो हमसे विरोध भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र हमसे अलग हुए हैं सांस्कृतिक रूप से, जो आज भी जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से आज भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आर्थिक व्यापारिक या किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वो हमारे विचारधारा को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राचीन पृष्ठभूमि है या ये जो हमारा उनके प्रति जो सोच है उसको ध्यान में रखने के लिए मैंने आपसे कहा। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ जो था वहाँ भी हम जाते थे उसके झंडे तले, ठीक है, और यहाँ भी हम जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता करने का। आगे चले, आगे चलने से पहले मैं बता दूं, और भारत आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व करता रहे हैं, गांधी से मोदी तक की बात करें, सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसी का प्रभाव था कि हमारे यहाँ नेल्सन मंडेला ने गांधी को अपना आदर्श माना था। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा ही है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें समर्थन प्राप्त होता है। आगे देखें, कुशल नेतृत्व की हम जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरा जो बिंदु है हमारा वो है कुशल नेतृत्व। विचारधारा तो आप मुझसे भी बेटर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो वो परिवार है, तो परिवार के मुखिया भी सब लोग डिसाइड करेंगे। पक्ष में तर्क की बात कर रहे हैं, तो मैंने अगला कहा कुशल नेतृत्व क्षमता। आप अपने तरीके से डेवलप करें आपको जो लगते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे। भारत जब से सदस्य बना है तब से अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया गया। चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों। नेहरू ने खुद ने बुलाया था, मैं फिर बता दूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर विवाद के लिए यूएन को आमंत्रित करने का कार्य किया। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर सकते हैं और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी रही हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, ये लोग वहाँ जाकर भाषण देकर आ चुके हैं। कहने का मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूएन में भाषण दिया है या उसके साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास किया है, और चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी रहे।
इन नेतृत्वकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विजन को, भारत के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से रखने का प्रयास किया है। और अगर वर्तमान की बात करें तो आप देखें कि प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है। किंग अब्दुल्ला अवार्ड दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, अभी रूस के द्वारा भी एक सम्मान दिया गया था, उसका आइडिया तो मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ रूस ने वो सम्मान दिया था। एक अमानुल्लाह मेडल अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया मिस्टर मोदी को। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इस नेतृत्व क्षमता का परिणाम है, इसलिए हम इसकी बात अभी कर रहे हैं। जायेद पदक, सियोल पीस मेडल पदक, चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ फ्रांस के द्वारा, नहीं फ्रांस के साथ मिला इनको। तो ये जो पदक मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो अलग अलग जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है, और इसका मतलब भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। यहाँ भारत के सिद्धांतों को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सेंट एंड्रयूज पदक बताया मैंने रूस का, सेंट एंड्रयूज रूस। फिलिस्तीन ने भी एक पदक दिया है, वो ध्यान करें आप, ग्रांड कॉलर। अब मैं इसके लिए बता रहा हूं, अभी आप देखें ये 6 पदक हो गए, 7, और लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि ये मुस्लिम राष्ट्र, ये मुस्लिम राष्ट्र, ये मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, ये सारे मिलकर यानी मुस्लिम राष्ट्रों में भी, जैसा कि मिस्टर मोदी पर आरोप लगाया जाता है या भारत के वर्तमान नेतृत्व पर आरोप लगाया जाता है कि शायद वो हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों में पढ़ते हैं डल, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो ये व्यक्ति इनको पुरस्कार नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, पुरस्कार दे रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हम जानते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवाद है। इस विवाद के बावजूद भी भारत की भूमिका को सम्मानित करने का काम किया है फिलिस्तीन ने। इजराइल तो हमारे समर्थन में ही है, शुरू से ही ये दोनों विरोधी राष्ट्र आपस में शत्रु रहे हैं, लेकिन भारत की स्वीकार्यता यहाँ पर हमेशा रही है, ये ध्यान रखें आप। यानी भारत ने अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया इन दोनों के बीच में, इसलिए इनमें से नागरिक जो पुरस्कार हैं वो मिले हुए हैं सेना के द्वारा, अमेरिकन सेना के द्वारा भी वर्तमान में दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पुरस्कारों के माध्यम से कि भारत की जो नेतृत्व क्षमता है या भारत की जो भूमिका बढ़ती जा रही है वो हर प्रत्येक राष्ट्र में स्वीकार्य, चाहे वो अमेरिका हो एक तरफ, चाहे रूस हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दक्षिण कोरिया रही हो, चाहे अन्य कोई राष्ट्र रहा हो, ठीक है, वहाँ अपनी स्वीकार्यता को प्रस्तुत करने का मतलब कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ये माहौल बन रहा है और आने वाले समय में ये राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जापान के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, तो जापान कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा कि भारत के साथ जो उसके द्विपक्षीय जो संबंध है वो मजबूत है। बुलेट ट्रेन कहाँ से आ रही है? जापान से आ रही है भारत में।
तो कहने का मतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को पहले से ज़्यादा मजबूत कर रहा है, और मजबूत कर रहा है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यूएनओ में अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनता है तो वहाँ पर भारत अपनी इस भूमिका का सकारात्मक फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी करेगा, और ये बात कहीं ना कहीं भारत के फेवर में जाती है। अभी कुछ दिनों पहले एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने आकलन किया है, वहाँ पर 15वें नंबर पर आ रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेगेटिव मार्क्स मिले उनको। अब मैं यहाँ पर व्यक्ति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्ति किसका नेतृत्व कर रहा है? भारत का। तो भारत की भूमिका बढ़ रही है भाई, तो भारत की भूमिका बढ़ रही है तो इसको सही प्रकार से अनाउंस करना चाहिए, इसको पारितोषिक प्रदान किया जाना चाहिए, या भारत को इस बात का इनाम मिलना चाहिए, और वो इनाम होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को लेकर। ठीक है, तो ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। इस तरह से अगर हम सोचेंगे, इस तरह से हम देखें तब पता लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि क्या ये भारत का समर्थन कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं या भारत की जो विचारधारा है उसका समर्थन किया जा रहा है, यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री या भारत की जो वर्तमान सरकार उसके जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का समर्थन किया जा रहा है, और वो समर्थन के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को तो पारितोषिक देना ही है, तो वहाँ किया जा रहा है। आप देखिए जो मुस्लिम राष्ट्रों का जो संगठन है इस्लामिक IOC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन, वहाँ पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बावजूद भारत को आमंत्रित किया गया। तो वहाँ पर आमंत्रित किया जाने का मतलब है कि भारत की स्वीकार्यता उन मुस्लिम राष्ट्रों में भी बढ़ रही है। रूस के साथ संबंध पहले से अच्छे हैं, अमेरिका में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप लेकर गए थे मोदी को अपने पक्ष में, फेवर में वोटिंग कराने के लिए, रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन ले जाना अपने आप में भारत की भूमिका या भारतीयों के प्रति या भारतीयों की जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस भूमिका का निर्वहन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं हम, इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा करने के कारण हम देख रहे हैं कि आज भारत जो भी कहेगा उस बात को दुनिया के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगले वीडियो को में अगले बिंदु को देखते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की उपस्थिति। अब देखो भारत शुरू से ही, तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है सुरक्षा परिषद में भारत की पोजीशन, और उस पोजीशन की अगर बात कर रहे हैं हम तो वो पोजीशन आज से ही नहीं, जब से सुरक्षा परिषद बनी है तब से भारत काम कर रहा है। तो 7 बार सदस्य पहले रह चुका है, वर्तमान में 8वीं बार वो भारत सदस्य बना है। देखें सुरक्षा परिषद में भारत वर्तमान से पूर्व 7 कार्यकाल पूरे कर चुका है। ठीक है, वर्तमान कार्यकाल, तो पहले हम बात कर लें उनकी। 1950 से 1951, 1967, 1968, 1971, 72, 1977, 1978, 1991, 92, 2011, 12, और इसके दरमियान 1984,
85। ये 7 कार्यकाल रहे, टोटल 16 वर्ष का अनुभव। हालांकि पाकिस्तान के बराबर ही है, लेकिन भारत 8वीं बार, 7 बार पाकिस्तान भी रह चुका है और 8 बार हम बात कर रहे हैं। अब हम 8वीं बार चले गए हैं। अनुभव किस रूप में रहा? अस्थायी सदस्य के रूप में। जिस तरीके से लिखा है वो आसान रहेगा। देखो 50-51 की तो कोई बात नहीं है, 66 के बाद युद्ध हुआ, 67-68, 71-72 बांग्लादेश का हमारा काम रहा, 77-78 में मोरारजी देसाई सरकार रही थी जो पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की रही, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ठीक है, 91-92 तो आप जान ही रहे। अब जो चल रहा है, ठीक है, ये अनुभव कैसा है? स्थायी सदस्य के रूप में। वर्तमान में हमारा जो 8वां कार्यकाल चल रहा है, वो 2021 से 22 तक रहेगा। यहां भी हमने बहुत अच्छी संख्या में मत प्राप्त किए थे, ठीक है, वोट प्राप्त किए, मजबूत राष्ट्रों को हमने यहाँ हराया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये अनुभव किसी भी प्रकार से कम नहीं है या भारत को आप यहाँ कमजोर नहीं आंक सकते। भारत ने अपनी क्षमताओं, विकासशील राष्ट्र, ये देखिए आप, भारत कैसा राष्ट्र है? एक विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्र होते हुए भी उसने अपनी क्षमताओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि जो विदेशी सत्ता है या जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत अपनी प्रभावी भूमिका दर्शा चुका है, प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है इसने। जबकि शुरू से ही है भारत। अब देखो यहाँ पे तो वो बन ही गया, विजय लक्ष्मी पंडित ने, चलो वो हम सुरक्षा परिषद का सुधार करेंगे, वहां कर लेंगे, वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ने यूएन सेशन का अध्यक्षता की थी, अभी नहीं पहले से। तो आप ये देखें कि यहाँ पर सुरक्षा परिषद में भारत ने रहकर अच्छी प्रकार से कार्य किया है, इसलिए ही इस भारत की नेतृत्व क्षमता डेवलप जो हो रही थी, अभी हमने पहले बात की। यहाँ परिस्थितियाँ देखिए बिल्कुल विपरीत, यहाँ परिस्थितियाँ देखिए बिल्कुल विपरीत, ठीक है, यहाँ देखिए बिल्कुल विपरीत। जब रूस का हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, यूएसएसआर का विघटन हुआ है, उसके बावजूद भारत ने यहाँ पर अपनी अस्थायी सदस्य की सीट को बनाए रखा, ठीक है। पाकिस्तान बनाए, मैंने अभी बताया 7 बार, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो कुछ कह सके। अभी हम जब कल चर्चा करेंगे इन संगठनों के अंतर्गत, तो हम उनका और विश्लेषण करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा बड़े बिंदु है, डाटा है, उस डाटा को याद, पहले आप थोड़ी देर इसको याद कर लें, इसको ध्यान में रख लें। जब ये आपके माइंड में बैठेगी, ये चीज़ें याद रखें, ये प्रश्न पूछा गया, ये ध्यान रखें आप। अब जब जो लोग 3rd ईयर कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो आगे 1 साल बाद कंपटीशन देंगे, तो उस कंपटीशन के लिए भी आप ये ध्यान रखें कि ये भारत का कार्यकाल जरूर पूछा जाता है। अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ हमने इंग्लैंड को हराया था, ब्रिटेन को हराकर हमने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सीट पक्की की थी, ठीक है। तब तक की बात करेंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इनके साथ हम चाहते हैं, हमारी कोशिश ये है कि पूरे होते चले, याद होते चले। रिवाइज करने का आपके पास मैक्सिमम टाइम है नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो डाटा आपको दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से डेवलप करें, ठीक है। अभी हम और चर्चा करते हैं, चौथा जो हमारा बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें 50, 51, 67, 68, 71, 72, 91, 92, 2011, 12, 2021, 22, इसको और इस तरीके से देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो याद करना अलग चीज़ है, डाटा मैं पहले ही बताता हूँ आपको, लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, बुक्स बहुत सारी हर साल छपती हैं, हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन हर साल हर व्यक्ति अपनी मंजिल पा ले ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ
अलग कीजिए अलग तरीके से, तो याद कैसे नहीं होगा। तो अब हम इसको याद करने में हमें आसानी रहेगी, और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। हालांकि कोरिया युद्ध है वो है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो इनके साथ रिलेटेड है, लेकिन आपको इस तरीके से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये जो लिखा है ये आपके माइंड में छपना चाहिए। 16 वर्ष का है, 18 हो जाएंगे, प्लस 2 करते ही 2022 में हमारे पास 18 साल का अस्थायी सदस्य का अनुभव हो जाएगा। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, हमें सीट चाहिए कौन सी, परमानेंट सीट चाहिए। और ये परमानेंट सीट भारत लेकर रहेगा, ये देने के लिए तैयार है। आप ये देखिए, देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका मानना है कि बिना वीटो के दे दें। कई बार ऐसी बात आई है, दे देंगे लेकिन बिना वीटो के। भारत भी सहनशील है, भारत की नीति ये कहती है कि लो एक बार पहुंच गए वहां तो फिर वीटो भी ले लेंगे हम, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी एक न एक दिन जरूर। अटल बिहारी वाजपेयी को तो आप जानते हैं, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएन में। तो इस तरह की कुछ घटनाएं जो हमें इंटर रिलेटेड करती हैं इसके साथ। अब अगले बिंदु को देखते हैं, जो चौथा बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं। और वो है यूएन में भारत का प्रदर्शन। गैर यूएन संगठनों में और यूएन संगठन, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखें।